हेलो एवरीवन, टीचिंग ब्रांच में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने जो है सिलेबस आपको अ, चाहे फर्स्ट ईयर की बात करें या सेकंड ईयर की बात करें, जूलॉजी का सिलेबस हमने आपको कंप्लीट करके दिया है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है बीएससी फर्स्ट सेम का और बीएससी सेकंड सेम का वहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर पूरा कंप्लीट करके हमने दिया हुआ है। अब उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है वो डिमांड कर रहे थे कि सर जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है आता है जो बीएससी फर्स्ट सेम के लिए और सेकंड सेम के लिए, चाहे वो बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर पढ़ें या सेकंड सेम के अंदर पढ़ें, तो खास करके सर हम बात करें बीएससी सेकंड सेम में जो जूलॉजी है उसको जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है वो लाया गया है बीएससी सेकंड सेम के अंदर। तो उसमें जब हमने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और आप नया जो है प्ले लिस्ट देखेंगे जो बना होगा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के ऊपर। तो उसमें आज का जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू एनिमल एसोसिएशन। यहाँ पे पहला ही जूलॉजी के अंदर जो मेंशन किया गया है टॉपिक वो है इंट्रोडक्शन टू एनिमल एसोसिएशन। देखिए, इसमें अगर आप बात करें क्या कुछ पढ़ना है आपको इस टॉपिक के अंदर, जब एनिमल एसोसिएशन की बात आती है तो सिम्बियोसिस पढ़ना पड़ेगा आपको, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप, होस्ट पैरासाइटिक रिलेशनशिप। ये एक ही टॉपिक के अंदर जो है सब कुछ आ सकता है और कोई भी क्वेश्चन इन सात में से किसी टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन बन पाएगा और बन सकता भी है। और आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप तो जो भी साथ के साथ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सब को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। और अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का कि आपको इंट्रोडक्शन टू एनिमल एसोसिएशन बताना है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं जो साथ के साथ जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं। उसके बाद अगर छोटा क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अगर पूछा जाए या वेरी शॉर्ट पूछा जाए तो उस हिसाब से आप उतने ही वर्ड्स में आप इनको ब्रीफ कर सकते हैं। एनिमल एसोसिएशन की अगर हम बात करें, एनिमल एसोसिएशंस आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट exist among members within a species interspecific or between members of different groups interspecific। यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है एनिमल एसोसिएशन की। और एनिमल एसोसिएशन या तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी या फिर आपको इनडायरेक्ट देखने को मिलेगी। अगर डायरेक्ट एसोसिएशन अगर आप देखोगे तो उसको हम कहते हैं, अगर आप डायरेक्ट विद इन स्पीशीज़ मतलब स्पीशीज़ से बाहर नहीं बल्कि स्पीशीज़ और स्पीशीज़ के बीच में देखोगे उसको कहते हैं इंटरस्पेसिफिक। और अगर आप देखोगे कि दो ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो वो आपस में उनका एसोसिएशन है तो उसको हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक। ठीक है, एक होता है इंटरस्पेसिफिक, दूसरा होता है इंटरस्पेसिफिक। तो सिम्बियोसिस पढ़ेंगे हम सबसे पहला कि सिम्बियोसिस क्या होता है। सिम्बियोसिस जो होती है पार्टनरशिप बिटवीन टू डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म आप लोगे उनके बीच में जो एक एसोसिएशन होगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये बताना है अगर ये ए होगा ये ए नहीं होगा बल्कि ये बी होगा। मतलब कि जो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे, इन दो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इनका म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा, जो इनकी पार्टनरशिप के दरमियान जो म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा उसको हम कहते हैं सिम्बियोसिस। क्लोज एसोसिएशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट सो दैट ईच पार्टनर लूज एट लीस्ट सम डिग्री ऑफ फिजियोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। अगर दो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसमें उसके बीच में जो भी बेनिफिट मिलता है उसमें ऐसा होता है अगर कुछ ए लूज़ करेगा बी के लिए तो बी भी लूज़ करेगा ए के लिए। अब ए को बेनिफिट मिलेगा बी से और बी को बेनिफिट मिलेगा ए से। ठीक, इसमें क्या होता है जो लूज एसोसिएशन बिटवीन एनिमल्स रेफर टू एज क्लीनिंग सिम्बियोसिस। तो जो ये लूज करते हैं, कुछ ये लूज करेगा कुछ ये लूज करेगा, उस एसोसिएशन के दरमियान उसको हम क्या कहेंगे, कौन सी जो है सिम्बियोसिस, उसको हम कहते हैं क्लीनिंग सिम्बियोसिस। जब तक हम एग्जांपल नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, तो हम एग्जांपल भी दिखाएंगे आपको ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, द एसोसिएशन इज़ बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो ये एसोसिएशन जो होती है इसमें दोनों का बेनिफिट होता है, चाहे ए की बात करें चाहे बी की बात करें, दोनों का ही बेनिफिट होगा। जैसे आप देखोगे एल्गी बेनिफिट बाय ड्रीविंग प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द कोरल होस्ट। अब आपको इस एग्जांपल से पूरा समझ आ जाएगा कि किस तरह से सिम्बियोसिस होती है
और हम इस आपके लिए जो एग्जांपल लाए हैं इस सिम्बियोसिस को समझाने के लिए, वो रहेगा एल्गी और कोरल रीफ्स के बारे में, ठीक है ना। कोरल रीफ्स आप जानते हैं कॉरल्स कहाँ होते हैं और एल्गे क्या होते हैं, इनके दरमियान किस तरह से एसोसिएशन रहती है वो हम डिस्कस करेंगे आपके लिए। देखिए इसमें होता क्या है, जैसा कि आप जानते हैं इनसाइड पॉलिप टेनी एल्गे जिनको हम कहते हैं जूजेंथैली। जूजेंथैली जो होते हैं ये आपको इनसाइड पॉलिप देखने को मिलेंगे। जूजेंथैली यूज़ करेंगे एनर्जी फ्रॉम द सन, दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस की वजह से ये अपनी जो है एनर्जी को बनाएंगे। और 95% जो होती है जी फूड जो होती है ये कौन यूटिलाइज़ करता है, ये कोरल रीफ्स जो हैं यूटिलाइज़ करते हैं। और जो कोरल्स होते हैं ये इसको प्रोटेक्टिव प्लेस जो प्रोटेक्शन देते हैं एल्गे को वहाँ पे रहने के लिए। तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है, कोरल्स को प्रोटेक्शन मिल रही है रहने के लिए, और नहीं सॉरी एल्गे को प्रोटेक्शन मिल रही है कोरल से, और कोरल को भी एनर्जी मिल रही है, और कोरल एनर्जी भी दे रहा है किसको, एल्गे को। तो एनर्जी जो कोरल्स को नीड होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, शुगर हो, फैट्स हो, तो ईजिली जो है वो उसको मिल सकती है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, देखो जो टर्म म्यूचुअलिज्म है कैन बी सिंपली डिफाइंड एज ए रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। ऐसी रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों का क्या हो, बेनिफिट हो। दिस रिलेशनशिप कैन आइदर बी विद इन द स्पीशीज और बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज। अब म्यूचुअलिज्म जो है ये इंटरस्पेसिफिक भी हो सकती है और इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकती है। द स्पीशीज विद दिस रिलेशन इज टर्म्ड एज सिम्बियोन्ट्स, और ऐसे स्पीशीज जो इस रिलेशन में रहते हैं उसको हम कहते हैं सिम्बियोन्ट्स। म्यूचुअल रिलेशनशिप इज सीन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है ना वो हर एक लगभग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है। जैसे आप ह्यूमन बींग्स के अंदर देख लोगे, एनिमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजे। म्यूचुअलिज्म इज ए सॉर्ट ऑफ सिम्बियोसिस, ठीक है ना, आप इसको आप कह सकते हैं कि ये एक पार्ट है किसका, सिम्बियोसिस का। Mutualism is a type of relationship between the host and a symbionts where both organisms benefit and no one is harmed। इसमें ऐसा होता है दोनों का जो है organisms का benefit होता है और कोई भी किसी का नुकसान नहीं होता है। This relationship may either continue for longer or for shorter term। ऐसा होता है, ऐसी जो relationship होती है या तो ये continue रह सकती है बड़े टाइम के लिए या फिर छोटे टाइम के लिए। The term mutualist is used to indicate the small partner and the host or the other partners present in the mutualism। Okay? अब जो term mutualist है ये यूज़ होती है to indicate small partner and the host or the other part। अब क्या है types of mutualism। mutualism की भी types हैं। There are 5 types of mutualism। सबसे पहली जो type आती है वो आती है obligate mutualism। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 5 टाइप्स की आपको म्यूचुअलिज्म मिलेगी और उसमें सबसे पहले जो होती है वो होती है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ठीक, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, जो रिलेशन होती है बिटवीन टू स्पीशीज इन विच बोथ आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में ऐसा देखा गया है कि दोनों के दोनों कंप्लीट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर ए को बी के बगैर हो गया तो बी मर जाएगा, बी ए के बगैर मर जाएगा, ये जी नहीं पाएंगे एक दूसरे से। तो ये इनका जो होता है ये कंप्लीटली डिपेंड रहते हैं एक दूसरे से। मोस्ट ऑफ द सिम्बियोसिस एंड सम नॉन सिम्बियोटिक आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे इसने जो यूका प्लांट एंड द मॉथ जो है, यूका प्लांट और मॉथ जो है, ये दो जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है, जो यूका प्लांट होता है द हैबिटेट ऑफ द ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट ऑफ द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। द फ्लावर ऑफ द यूका प्लांट रिलाइज ऑन द मॉथ फॉर द पोलिनेशन प्रोसेस। इन टर्न द मॉथ इज बेनिफिटेड बाई लेइंग इट्स एग ऑन द फ्लावर एंड फीडिंग द लार्वा विद द सीड। इसीलिए ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यूका प्लांट को भी चाहिए
ये होता कहाँ पे है, ये आपको देखने को मिलेगा साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के अंदर। और जो फ्लावर होता है यूका प्लांट का, इसमें जो माथ है वो क्या करता है, पॉलिनेशन करता है। और माथ जो होता है ये बेनिफिट करता है उसके जो एग्स होते हैं, एग्स ऑन फ्लोर, ठीक है, और फीड करता है लार्वा विद द सीड्स। तो ये जो है एग्जांपल यूका प्लांट एंड द माउथ जो है ये आता है आपका ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म के अंदर। ओके, दूसरा जो आता है वो आता है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। अब जो फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म होता है, इसमें क्या होता है, इन फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म द पार्टनर्स में को एग्जिस्ट विदाउट ए डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, दे हाउएवर फॉर्म ए डिफ्यूज रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग ए वेरिंग मिक्सचर ऑफ स्पीशीज़। तो इसमें ऐसा नहीं है, फैकल्टेटिव में आप देख सकते हैं कि जो हनी बी और प्लांट्स के दरमियान जो रिलेशन रहती है तो उसको आप कहोगे कि ये फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म होता है। क्योंकि आप जानते हैं जो हनी बी है ये विज़िट करती है बहुत सारे डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ के लिए, स्पीशीज़ के ऊपर, और वहाँ पे आप जानते हैं कि वो नेक्टर लेती है, नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। और जो ये प्लांट्स होते हैं विल बी विजिटेड बाय द नंबर ऑफ द इंसेक्ट एज पोलिनेटर फॉर पोलिनेशन। तो ऐसा नहीं है कि वो डिपेंड होंगी सिर्फ और सिर्फ हनी बी के ऊपर। तो ये जो है इसकी जो एग्जांपल आ सकती है आपको एग्ज़ाम के अंदर, आप फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म जो है आप लिख सकते हैं, हनी बी एंड प्लांट। उसके बाद आता है ट्रॉपिक म्यूचुअलिज्म। ट्रॉपिक म्यूचुअलिज्म जो होता है द पार्टनर्स आर स्पेशलाइज्ड इन कॉम्प्लीमेंट्री वे टू ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ईच अदर। इसमें आता है द काउज एंड द बैक्टीरिया। काउ और बैक्टीरिया जो आते हैं इसमें आता है ट्रॉपिक म्यूचुअलिज्म। ट्रॉपिक म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड इन कॉम्प्लीमेंट्री वेज टू ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या होता है, काउ के नॉट डाइजेस्ट द प्लांट सेलुलोज। जो गाय होती हैं वो प्लांट का सेलुलोज डिजेस्ट नहीं कर पाती। जो बैक्टीरिया होता है ना उसके रूमन के अंदर, वो हेल्प करता है डाइजेस्टिंग प्लांट सेलुलोज। और रिवर्स में क्या करता है, जो बैक्टीरिया है गेट्स फूड एंड वार्म इन्वायरमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये इसका बेनिफिट है। फिर आता है जी डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। जब डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म की बात हो तो इसके जो एग्जांपल आती है वो आते हैं एफिड्स और आंट्स। एफिड्स और एंट्स जो होती हैं ये इसके एग्जांपल आती हैं। वन पार्टनर रिसीव फूड एंड शेल्टर and in return it helps the partner by defending against the herbivores or predators or parasites। तो ये आते हैं डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म में। इसमें जो एफिड्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं honeydew to the ants which is carried to their nest at night for protecting them from the predators and escort. These aphids are carried back to the plant the next morning. In turn, ants are benefited by assembling the aphids egg and storing in their nest chambers to survive the cold winter months। तो ये आपने पूरी कहानी पढ़ ली होगी और समझ ली होगी कि एफिड्स किस तरह से हॉनी जो होता है आर्ट्स के लिए हेल्प करते हैं, और इन रिटर्न्स जो आर्ट्स होती हैं वो किस तरह से उनका बेनिफिट लेती है। तो इसको हम कहते हैं डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। उसके बाद आता है डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म की बात करें, इसमें क्या होता है, एक पार्टनर जो है वो रिसीव करता है फूड इन रिटर्न फॉर हेल्पिंग फ्लोर इन ट्रांसफरिंग देयर पॉलिन्स। इसमें आता है हनी बीज एंड द प्लांट्स। ये जो आता है ये डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म में आता है, क्योंकि जो हनी बी है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इन सर्च ऑफ नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हनी। इन रिटर्न क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं आर बेनिफिटेड बाय द पोलिनेशन एज दे हनी बी स्प्रेड द पॉलिन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। तो ये जो आता है ये आता है डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। तो एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म ह्यूमन एंड प्लांट्स। अगर आप देखोगे द ह्यूमंस रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर लाइफ, आप जानते हैं, और प्लांट्स यूज़ करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें आप देखोगे जो बोथ ह्यूमंस हैं प्लांट्स हैं ये म्यूचुअली बेनिफिटेड हैं। ह्यूमंस यूज़ करते हैं ऑक्सीजन गिव बाय प्लांट्स एंड रिटर्न प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एक्सेलेड बाय द ह्यूमंस। उसके बाद है ऑक्स पिकर्स एंड रैनोस। इसमें क्या होता है, जो बर्ड ऑक्स पिकर है ये रैनो के ऊपर रहता है और रिमूव करता है ऑल बग्स एंड पैरासाइट ऑन देयर एनिमल स्किन बाय ईटिंग देम। और जो रैनो है वो प्रोवाइड करता है बर्ड्स विद फूड एंड इन रिटर्न bugs removed from the skin of the rhino, both rhino and the ox picker is जो है इसके अंदर
बेनिफिट ले। अब आएगा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? देखिए, अगर आपको पूछा जाए कमेंसलिज्म के बारे में तो आप इजीली कह सकते हैं कि कमेंसलिज्म जो होती है ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है और होती है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट होता है फ्रॉम द अदर, वेयर एज द अदर इज़, दूसरे का ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। इसमें क्या होता है, ये रिलेशनशिप रहती है दो के बीच में, और इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे का ना बेनिफिट होता है ना भी नुकसान भी नहीं होता है। इट इज़ ए बायोलॉजिकल इंटरेक्शन दैट ऑर्गेनिजम्स फॉर्म इन द क्विस्ट ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो शेल्टर के लिए और फूड के लिए जो है ये इंटरेक्शन रहती है। Commensalism is in contrast with mutualism, where both organisms benefit from each other. इसमें जो amensalism है, where one organism is harmed and the other is unaffected, and parasitism, where one organism is harmed and the other is benefited. ठीक है, अब आपने ध्यान देख लिया होगा parasitism में क्या होता है और amensalism में क्या होता है, commensalism में क्या होता है। ठीक है, देखिए, the organism that benefits from this biological interaction known as the commensal and the other is known as the host species. The commensal in such case is usually a small organism and the host species is often large in size. तो commensal में हमेशा देखना कि जो organism होगा, जो host species होगा वो बड़ा होगा और जो organism होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। The commensal benefit in transportation, food, shelter and support from the host. देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जो है हर एक के साथ एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म इन ऑर्चिड ग्रोइंग्स एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो ट्री। अब मैंगो ट्री के ऊपर जो ऑर्चिड जो है ये ग्रो करता है, ये एग्जाम्पल आता है कमेंसलिज्म का। या आप बैनेकल देखोगे, ये ग्रो करते हैं ऑन द बैक ऑफ वेल, ये भी एग्जांपल आता है कमेंसलिज्म का। इग्रेट्स ऑलवेज फॉरेज क्लोज टू एरिया वेयर कैटल्स आर ग्रेजिंग, ये भी आता है कमेंसलिज्म के अंदर। जैसे बिल्कुल सिंपली आपको बताऊं, जैसे आप देखते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो बनाते हैं नेस्ट इन ए ट्री, तो ये भी है कमेंसलिज्म की एग्जाम्पल। सी एनिमोन एंड कलरफुल क्लाउन फिश, कमेंसलिज्म। मोनार्च बटरफ्लाई फीडिंग अपॉन मिल्कवीड, ये भी आता है कमेंसलिज्म। लेकिन आप अभी सेकंड ईयर में हैं, अभी आपको ये जो है ये बेसिक है, ये जो आते हैं ये बेसिक आते हैं, आपको चाहिए समथिंग डिफरेंट। जैसे नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमिनास के दरमियान जो होता है ये आपको पढ़ना चाहिए कि किस तरह से इनके अंदर इंटरेक्शन होती है, क्योंकि अगर आप 12th पास कर चुके हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए हैं तो आपको बेसिक नहीं बल्कि आपको थोड़ा आगे पढ़ना चाहिए। ठीक है, एडवांस। नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमिनास are two bacterial species that take part in nitrifications, oxidation of ammonium to nitrate. Commensal relationship also take place when waste produced by one organism serve as the substrate for other species. In the first step of nitrification होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में जो नाइट्रोसोमिनास स्पीशीज होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया टू नाइट्राइट्स, और ये जो नाइट्राइट होते हैं ये सर्व एज अ सबस्ट्रेट ऑफ ग्रोथ for nitrobacter that later convert it into nitrate. तो सिमिलरली क्या होता है, जो commensalistic interaction होती है can also occur when one organism modifies the environment to make it more hospitable for the other organism to survive in. ठीक है, during fermentation the release of acetic waste increase the proliferation of acid tolerant bacteria. Similar example include proliferation of the microbe during milk spoilage एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोफिल्म्स। तो ये सब कुछ था कमेंसलिज्म के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है पैरासिटिज्म क्या होता है। पैरासिटिज्म जो है टाइप ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, या आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज, जहाँ पे क्या होता है एक मेंबर को द पैरासाइट gains benefit that come at the expense of the host member. So parasitism की बात करें, there are many types of parasitisms and parasites can belong to multiple classification based on their size, characteristic, relationship with the host. इसमें हम जानेंगे सबसे पहला जो होता है वो होता है obligate parasitism. obligate parasitism क्या होता है, obligate parasites और completely ये depend होते हैं on the host in order to complete their life cycle.
Over time, they have evolved so that they can no longer exist without the existence of the host. This means that they usually will not cause serious harm to the host, as the parasites need the host to survive so that they can survive unless the host death is needed for the transmission of the parasite. इसको हम कहते हैं obligate parasitism. Okay, अब can be found in many different types of organisms like plants, animals, fungi, bacteria, and virus. Head lice are obligate parasites. If removed from the human scope, they will soon die. ऐसा भी होता है. उसके बाद आता है facultative parasites. Facultative parasites do not rely on the host in order to complete their life cycle. They can survive without the host and the only sometimes perform parasitic activities. Certain plants, fungi, animals and microbes can be facultative parasites. और सबसे बेस्ट जो स्पेसिफिक एग्जांपल होती है वो है नेमाटोड स्पीशीज, स्ट्रोंगलाइड्स स्टिरकोरलिस. दिस इज ए टाइप ऑफ roundworms that can cause the disease strongyloidesis when it infects humans, but it can also be found free living. तो फैकल्टेटिव के बाद जो आता है इम्पॉर्टेंट वो आता है जैसे एक्टोपैरासिटिज्म है, एंडोपैरासिटिज्म है, मीसोपैरासिटिज्म है. एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं और पैरासाइट्स दैट लिव ऑन द आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी जैसे लाइस, टिक्स. एंडोपैरासाइट लाइक नेमाटोड्स एंड हुकवर्म्स लिव इनसाइड द होस्ट. उसके बाद है मीसोपैरासाइट्स इंटर द होस्ट एक्सटर्नल ओपनिंग्स सच एज द आउटर एयर और द क्लोका. ओके, इसी तरह से मैक्रो पैरासिटिज्म वर्सेस माइक्रो पैरासिटिज्म क्या होते हैं. मैक्रो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं दैट आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आइज. माइक्रो वो होते हैं आर टू स्मॉल टू बी सीन एंड मस्ट बी विewed अंडर द माइक्रोस्कोप. दे आर जनरली यूनिसेलुलर सच एज प्रोटोजोआ. ओके, उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, उसके बाद जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट आता हुआ है nectotropic versus biotropic. Nectotropic parasite, also called parasitoids, essentially eat part of the host organism's tissue until it dies from the loss of tissue or from nutrient loss. Biotropic parasites जो होते हैं do not suffer enough damage to kill their host. They need to keep the host alive because they cannot survive in a dead one. उसके बाद पूछ सकते हैं मोनोजेनिक वर्सेस डाइजेनिक क्या होते हैं. मोनोजेनिक पैरासाइट जो हैं कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ओनली वन इंडिविजुअल होस्ट, और जो डाइजेनेटिक पैरासाइट्स होते हैं नीड मोर देन वन होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. जैसे इसका है प्लाज्मोडियम विवेक्स, द प्रोटोजोआ दैट कैरीज मलेरिया इज डाइजेनेटिक. In order to complete its life cycle, it must be parasite of the both people and mosquitoes. उसके बाद आता है प्रेडेटर रिलेशनशिप क्या होता है. ए प्रेडेटर आप जानते हैं इज एन ऑर्गेनिज्म जो ईट करता है अनदर ऑर्गेनिज्म को, और जो प्रे होता है इज द ऑर्गेनिज्म विच द प्रेडेटर ईट्स. ओके, बहुत सारी एग्जांपल्स आपने देखी होंगी. प्रे और लायंस एंड